हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। मैं सुभाष सामोदा, फिजिक्स लेक्चरर, शेखावटी एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12, वही एनसीईआरटी फिजिक्स। उसका एक चैप्टर चल रहा है जो अंतिम पड़ाव में है, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, और उसका आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी। ठीक है, फिर एक टॉपिक रहेगा छोटा सा, मात्र छोटा सा, और वो है इंद्रधनुष। तो आइए मेरे साथ हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, यानी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से हम किसी सूक्ष्म वस्तु का आवर्ती यानी बड़ा प्रतिबिंब देखते हैं। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक आता है दर्शन कोण। क्या आता है जी? दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होता है? यदि मान लीजिए किसी वस्तु को अगर आप स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर रखें तो उस वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया जो कोण है उसको बोलते हैं दर्शन कोण। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, वो भी हम आपको उसकी डिफरेंस दिखाने वाले। ठीक है, तो आइए मेरे साथ सबसे पहले इसकी परिभाषा वगैरह तो देखो। तो परिभाषा ये है, हाँ, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, यहां लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है यह उपकरण है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है। सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है। ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक है पहली है आपकी सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है जी? सरल सूक्ष्मदर्शी में एक कम द्वारक और कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, तो हम इसकी एक डेफिनेशन लिख देते हैं आपको। ठीक है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी की डेफिनेशन क्या है कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसमें एक उत्तल लेंस की सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धित प्रतिबिंब देखे जाते हैं। ठीक है, यह है सर आपका सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अब देखो इसका सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या सिद्धांत है जी? यदि किसी बिंबीय वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु के बीच में रखें
तो उस वस्तु या उस बिंब का उस वस्तु की ओर ही आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यही सरल सूक्ष्म दृष्टि का सिद्धांत है जी। ठीक है, इसको हम यहां पर नोट्स के रूप में लिखेंगे। जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य रखा जाए, मुख्य फोकस के मध्य रखा जाए तो उसका बिंब या तो उसका वस्तु की ओर ही आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब, सीधा व बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है या बनता है। उसका वस्तु की ओर ही आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है जी। ठीक है, अब देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेरे ख्याल से आसान है एकदम। ये तो थ्योरी है छोटी छोटी। ठीक है, पहले आपको सरल सूक्ष्मदर्शी हम पढ़ रहे हैं, उसकी डेफिनेशन लिखा दी है। सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे एक आने वाली है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसके बाद आने वाली है आपकी एक अपवर्ती दूरदर्शी और लास्ट आने वाली है परावर्ती दूरदर्शी। तो ये इन तीनों में काम में आने वाला है सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य रखा जाए तो उसका वस्तु की ओर ही आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। आप ये नोट्स है, मैंने आपके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं जी। अब हम देखो मैं आपको बताऊं, हाँ पहले इसको मिटा देते हैं। देखो, हाँ हम अभी हमारा टॉपिक चल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी, ये चल रहा है अभी। ठीक है ना, अब देखो हम क्या करेंगे, पहले उस वस्तु को हम एक टॉपिक है उसमें आपको बता देता हूं, दर्शन कोण। इसी में है दर्शन कोण। अब देखो दर्शन कोण है तो वस्तु को क्या करेंगे, पहले परिभाषा लिख देता हूं मैं आपको। दर्शन कोण क्या है पहले वो बता देता हूं कि यदि किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर रखे तो उस वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया जो कोण है उसी को बोलते हैं दर्शन कोण। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर रखा जाए तो उस वस्तु के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। ठीक है, अब देखो
तो यही कर लेते। तो देखिए ठीक है जी, इसको नाम लेते हैं ओ ओडेस ए बी, और ये आपका है एल्फा कोण, और ये है डी। इस पर से न्यूनतम दूरी तो डी है, तो ये आपका। अब देखो ये तो जैसे अब सरल सूक्ष्म दर्शी का एक चित्र बनाए, तो ये भी देखिए, तो ये है आपका ठीक है, ये बिंदु O है, ये आपका F2 है, ठीक है, और ये है 2F2, और वस्तु का हम यहां रख रहे हैं जी, ये A है, ये B है, ठीक है, और ये है एक मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण है, और ये साहब, ठीक है, प्रकाश के केंद्र से गुजरने वाली तो अपवर्तन के प्रसार सीधी गुजरेगी। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाने वाले हैं ऐसे, ठीक है, मिल गया। देखो थोड़ा सा बबलिंग है इसमें, ठीक है जी। तो हम क्या करने वाले हैं, ये बन गया आपका ए डैश एंड बी डैश, और ये जो कोण है ये है बीटा, और यहां पर ये देखो सुंदर सुशील सी आंखें हैं, ठीक है, इन आंखों के द्वारा हम देख रहे हैं कि साहब ये इधर बन रहा है, ठीक है, और ये आपका है इधर F1, ठीक है। स्केल से आप कहते हैं कि तो हो सकता है कि ये और जल्दी मिल जाए आपको, ठीक है जी। अब हम इसका निकालेंगे आवर्धन, तो देखिए, हाँ जी, तो आवर्धन निकालने वाले हैं, आवर्धन, तो आवर्धन देखो स्मॉल m, तो आवर्धन स्मॉल m बराबर क्या होता है जी, इसकी परिभाषा है बीटा बाई अल्फा, यानी प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण वह वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण वह वस्तु के द्वारा बनाया गया आंख पर दर्शन कोण का जो अनुपात है उसी को क्या बोलते हैं जी, आवर्धन बोलते हैं। तो मैं क्या लिखने वाला हूं यहां पर कि प्रतिबिंब द्वारा आंख पर, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण बीटा, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया कोण अल्फा, अल्फा का अनुपात आवर्धन कहलाता है। ले लिया, गुड, शाबाश, ऐसे लाते रहो, हम पीते रहेंगे। ये बिल्कुल चाय आ गई है गर्मा गर्म पीने वाले हैं। ये आज सर्दी बहुत तेज है, आज कड़क चाय का प्याला है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए जी, आवर्धन है, क्या लाते इसको हम, ये लो साहब, ठीक है। तो आप बिल्कुल 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 एकदम साफ आ रहा, क्लियर एकदम, ठीक है। आप इसमें छोड़ ले इसका, मैं थोड़ा इधर ले देता हूं, ठीक है, कहीं कट तो नहीं रहा है, ओहो नहीं कट रहा है यार, अभी तो बहुत कुछ बाकी पड़ा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, तो अर्थात m बराबर क्या आ गया जी, बीटा बाई अल्फा, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो हम समकोण त्रिभुज लेंगे सबसे पहले, तो समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे,
समकोण त्रिभुज ओडेस ए बी में, तो टेन एल्फा बराबर, तो लंब बटे आधार ए बी बटा ओडेस ए, अल्प कोणों के लिए अल्प कोणों के लिए, तो टेन एल्फा एल्फा के बराबर है, अतः एल्फा बराबर क्या आएगा जी, ए बी बटा ओडेस ए। यह समीकरण नंबर 2 आ गया साहब। ठीक है, ठीक है जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं, ये आवर्धन की परिभाषा वगैरह। तो देखिए, अब देखो, अब इसी प्रकार ऐसे लिखेंगे, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज क्या आने वाला है जी, ओ एडेस या ओ ए बी ले लेते हैं, ओ ए बी में, तो टेन, तो टेन बीटा बराबर, तो लंब क्या आएगा, ए बी बटा ओ ए, अल्प कोणों के लिए, अल्प कोणों के लिए, अल्प कोणों के लिए टेन बीटा लगभग बीटा के बराबर आता है, तो बीटा बराबर क्या आ गया जी आपका, ए बी बटा ओ ए। ये समीकरण नंबर 2। अब एल्फा व बीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर, चाह कहां गई भाई, ओ तो ठंडी होने वाली हिसाब से, तो रख देते हैं समीकरण 1। देखो एम बराबर है, तो बीटा की वैल्यू तो क्या है, ए बी बटा ओ ए इंटू ये आपकी ओडेस ए बटा ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, तो एम बराबर क्या आ गया जी आपका, ये आ गया ओडेस ए अपॉन ओ ए। ठीक है जी, अब देखो चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से देख लेता हूं कहीं कर तो नहीं रहा है, ओहो कट रहा है यार, ये तो अच्छा खासा कट रहा है, माफ कीजिएगा। तो मिटाना पड़ेगा मेरे को। थोड़ा मिटाना पड़ेगा ना, चलो कोई बात नहीं है। चलो ये मिटा देते हैं यहां से। ठीक है, चाय पी लिए, चिन्ह परिपाटी को हटा देते हैं यहां से, यहां लिख देते हैं चिन्ह परिपाटी वाला। तो चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी में क्या है जी, ओडेस ए, ओडेस ए की तरफ आएंगे तो ये माइनस की डी आ जाएगी, तो ओडेस ए बराबर क्या आएगा, माइनस का डी एंड ओ ए, तो ओ से देखो ए की तरफ, तो मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं, ये यू है और ये क्या है जी, वी है दुनिया से। ठीक है, तो ए बराबर क्या आ गया, माइनस का यू, तो एम बराबर देखो क्या आएगा, तो ये माइनस का डी, ये माइनस का यू कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज एम बराबर क्या है, डी बाई यू, डी बाई यू। ये समीकरण नंबर है आपका 1 2 3 आ गया जी। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, हाँ जी, तो थोड़ा इसको हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। स्क्रीनशॉट लेते रहे भाई आप साथ साथ में,
देखो, हाँ जी, अब दो केसेस में आपके आवर्तन का सूत्र आ गया m बराबर डी बाई यू। कहीं कट तो नहीं रहा है? नहीं कट रहा है, एकदम बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम क्लियर। भाई आवर्तन का एक कॉमन सूत्र आ गया। अब हम अलग अलग स्थिति में निकालेंगे। दो केसेस है, जब अंतिम प्रतिबिंब कौन सा, एडेस बीडेस, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने तब तो आवर्तन क्षमता का सूत्र क्या होने वाला है, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो आवर्तन क्षमता का सूत्र क्या आने वाला है। तो देखो केस फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने, तब देखो v बराबर है माइनस का d, u बराबर है माइनस का u, एंड f बराबर क्या आने वाला है जी, f आने वाला है। मैं इसको यूं, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आप आ गया। अब देखो लेंस सूत्र से तो 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। तो देखिए 1/f बराबर v की जगह क्या रखेंगे, माइनस का d, ये माइनस में फॉर्मूला होता है 1/u, तो ये आएगा माइनस का u, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, एक काम करो, पूरी को d से मल्टीप्लाई कर दो तो d/f बराबर क्या आएगा, ये माइनस का d/d प्लस ये d/u, तो ये d/d का मतलब माइनस का, यहाँ पर ये माइनस का 1 आएगा। तो देखो क्या आने वाला है, 1/f बराबर ये माइनस का 1 प्लस d/u, ये माइनस का 1 का पक्षांतर इधर कर दो तो क्या मिलने वाला है, d/u बराबर तो 1 प्लस, ओहो यहाँ पर d/f आने वाला है। ठीक है, तो ये है आपका d/f। अब देखो यहां लिखेंगे या d/u का मान ये रहा m, तो यहां लिखेंगे m बराबर क्या आएगा 1 प्लस d/f। यहां ये आ गया साहब आपका, यहां लिखेंगे क्योंकि समीकरण 3 से। ठीक है, तो ये आ गया साहब आपका सूत्र कि कौन सी स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखनी न्यूनतम दूरी पर बने तब आवर्तन क्षमता का सूत्र है m बराबर 1 प्लस d/f। ठीक है, अब हम करने वाले हैं जब अंतिम प्रतिबिंब, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं। हाँ इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसको उठा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, केवल एक ये तो रख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी शायद इसकी। तो देखो देखो दूसरा केस क्या है, केस सेकंड है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब देखो v बराबर क्या है, माइनस का d, सॉरी माफ कीजिएगा, v बराबर माइनस का d नहीं, v बराबर इनफाइनाइट, u बराबर माइनस का u एंड f बराबर f रहेगा। तो देखो लेंस सूत्र से 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/v। देखो तो ये आएगा इनफाइनाइट माइनस ये माइनस का u, तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो आपका हट जाएगा, 1/f बराबर क्या आएगा 1/u, दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई कर दें तो d/f बराबर ये कहेगा d/u, तो d/u का मान देखो समीकरण 3 में देखो क्या है m, तो ये m बराबर क्या आएगा जी d/f आ गया, यहाँ लिखने के समीकरण 3 से। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये आ गया। देखो जब अंतिम प्रतिबिंब यानी एडेस बीडेस स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तब तो आवर्तन क्षमता का सूत्र है m बराबर 1 प्लस d/f, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है उस समय आवर्तन क्षमता का सूत्र है m बराबर d/f। ठीक है, हो गई बात। अब एक काम की बात है, नोट लगा के लिखाऊंगा मैं आपको। काम की बात यह है कि जब भी आप न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं, आप अंक क्वेश्चन हल कर रहे हैं, उस समय इन दोनों केसों में जो सूत्र आ रहे हैं m बराबर है 1 प्लस d/f एंड m बराबर d/f, इन जो ये फॉर्मूले हैं इनको इस्तेमाल करते समय आप चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑलरेडी हो चुका है इनमें। तो ठीक है, तो ये हम नोट लगा के लिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लो कंप्लीटली हो गया है, मैं लिखा देता हूं आपको।
ठीक है जी, देखिए हाँ जी, ये मैं आपको लास्ट नोट लगा के लिखाऊंगा क्योंकि ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में भी आएगा। ठीक है ना, तो इनको मैं लास्ट में लिखा दूंगा नोट लगा के। सरल सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन से पढ़ेंगे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो आइए मेरे साथ, नंबर 2। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, बहुत ही शानदार और लाजवाब। ठीक है, तो अभी तो समय काफी पड़ा भाई। हाँ, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, क्या है क्या नहीं है मामला, तो हम पढ़ने वाले हैं। तो किसे कहते, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं जी? यानी वह सूक्ष्मदर्शी जिसकी सहायता से किसी सूक्ष्म वस्तु का अत्यधिक बड़ा यानी बहुत बड़ा सुस्पष्ट प्रतिबिंब देखा जाता है। तो क्या है? वह प्रकाश के अंदर या वह सूक्ष्मदर्शी, वह सूक्ष्मदर्शी जिसकी सहायता से किसी सूक्ष्म वस्तु का सुस्पष्ट व बहुत बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। ठीक है जी, तो आइए मेरे साथ। तो सबसे पहले तो इसकी चित्र बनाते हैं इसका। सबसे पहले तो धमाकेदार इधर ही साइड में, फिर इसकी बनावट। ठीक है, तो क्या क्या होती है, फिर इसके फॉर्मूला वगैरह। तो देखिए, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बनावट में क्या क्या है। पहले मैं आपको बोल देता हूं कि बनावट में इसमें 2 उत्तल लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें। ठीक है, एक बेलनाकार नली होती है अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की। ठीक है, अच्छा, इसमें एक कम द्वारक और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, उसको वस्तु की तरफ रखा जाता है जी, इसलिए उसको अभिदर्शक लेंस बोलते हैं जी, ऑब्जेक्टिव लेंस। और एक अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस है जिसको आंख की तरफ रखा जाता है, इसलिए उसे अभिनेत्र लेंस बोल देते हैं जी। ठीक है, अब देखो, उस बेलनाकार नली पर एक दंडचक्रीय व्यवस्था होती है। इस दंडचक्रीय व्यवस्था की सहायता से हम इन लेंसों को आगे पीछे खिसकाकर व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, ये मोटा मोट इसकी बनावट है। उसके बाद हम वही आवर्धन निकालेंगे, एम का सूत्र, आवर्धन एम। ठीक है, फिर वही 2 केसेस, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी पर बनेगा और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, वो इसमें एक छोटा चित्र और बनने वाला है, क्योंकि हम पहले इसको नंगी आंखों से देखेंगे, उसके बाद मान ली कोई वस्तु सूक्ष्म वस्तु है, उसको पहले हम सीधे डायरेक्ट स्पर्श देखेंगे न्यूनतम दूरी पर, फिर हम उसको मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे। तो आइए मेरे साथ, कैसे कैसे क्या बनने वाला है। तो देखिए, एक ये है बेलनाकार नली है और इसमें एक ठीक है जी, ये आपका बिंदु O है,
कहीं देखो तिरछा विरछा तो नहीं है, चलेगा यार, थोड़ा है तो इस टाइप में से, लेकिन चलेगा। ठीक है, अब देखो इधर हम कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है आपका एफ ओ एंड ये है आपका 2f। ठीक है, इधर हम एफ ओ डेस वगैरह ले लेते हैं इधर। ठीक है, तो वो ले लेंगे बाद में। अब मैं आपको बताऊं इसमें रखना कहां है आपको। ठीक है, इसमें रखना कहां है, इसमें रखना है, देखो जैसे मान लीजिए अनंत पर रखते हैं तो फोक्स बिंदु बनता है, बहुत छोटा बनता है। फिर अनंत और 2f के बीच में रखते हैं, यहां पर ये यहां पर आपका C2 भी तो है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या निकले वाले हैं भाई, यहां पर अगर मैं अनंत और इस वक्रता केंद्र के बीच में रखूंगा तो थोड़ा बड़ा बनने वाला है। फिर वक्रता केंद्र पर रखूंगा तो उस वस्तु के बराबर। फिर मैं वक्र यानी 2f और f के बीच में रखूंगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा, लेकिन f पर रखते अनंत पर बनेगा तो वो तो हमारे काम का है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस वस्तु को यहां रखेंगे आप। ठीक है, ए एंड बी। तो ये लो साहब आपका एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश किरण है, तो ये अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी, लेकिन हम क्या करेंगे एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देते हैं। ओहो, ठीक है जी, ये साहब एक प्रकाश किरण प्रकाश के केंद्र से गुजर चुकी है। अब दूसरी किरण को हम यही ठीक है जी, ये देखो थोड़ी सही नहीं है, ये फिर भी चलेगी, जहां काट रहे हैं वहीं मैं बना देता हूं। ये आपका बन चुका है ए डेस एंड बी डेस, ये आपका है इधर एफ ओ डेस। क्या है जी, एफ ओ डेस। अब ये बनेगा कहां पर, अगर आपने इसको 2f और एफ ओ के बीच में रखा है तो ये बनेगा कहां, ये बनेगा एफ ओ डेस और 2f ओ डेस के परे, यानी 2f ओ डेस और अनंत के बीच में बनने वाला है। तो मैं इसको यही रख लेता हूं, देखो यहां आ जाएगा 2f ओ डेस। ठीक है, ये उधर बनने वाला है और इससे बड़ा बनेगा, दिखने में आपको बड़ा लग रहा है और बड़ा ही बनने वाला है। स्केल की सहायता से कहते हैं, आपको बबलिंग नहीं दिखानी है बिल्कुल भी। ठीक है जी, अब देखो इसको रखने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं हम, ये लो। हाँ जी, अब हम क्या करने वाले हैं, अब एक हमारे पास ये तो कम दूरी और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। अब अधिक दूरी और यानी अधिक फोकस दूरी और अधिक द्वारक का जो उत्तल लेंस है उसको इस्तेमाल करेंगे आंख की तरफ। अब उसको हम क्या करेंगे, दंड चक्रीय व्यवस्था के द्वारा हम इस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत लागू। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या है कि यदि किसी वस्तु को प्रकाश के केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है तो उस वस्तु की ओर आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इधर देखो एक, ठीक है, ये आपका है, ये अभिनेत्र लेंस है, इसको ई से इसका प्रकाश केंद्र ई ले लेते। अब एक प्रकाश किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ चुकी है। ठीक है, अब देखो, ठीक है जी, अब एक प्रकाश किरण को हम यूं गुजार देंगे ऐसे। ठीक है, अब देखो दूसरी को हम यूं ले लेते हैं। अब इसका अब देखो मैं इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा ऐसे, तो देखिए ठीक है, स्केल की सहायता से आप बढ़ाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ऐसे। ठीक है, ये मान लीजिए बन चुका है, यहां पर देखो ऐसे बन चुका है, इसको मैं थोड़ा सा इधर दाएं बाएं, तो ये है। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका ए डबल एस एंड बी डबल एस। ठीक है, अब देखो अब ये दूरी ले लेते हैं हम लोग यहां से, ये है यूओ। ठीक है, फिर आपकी ये दूरी बन गई है वीओ। ठीक है, और ये दूरी आपकी बन गई है यूई। ठीक है, और ये दूरी आपकी बन गई है वीई। ठीक है जी, इतना ये ऐसा 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 बन गया वाला है। ठीक है, और ये यहां पर ले लेते हैं एफ ई डेस। ठीक है, अब देखो जी यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ये ले लेंगे हमें एफ ई। ठीक है, यहां पर हम लेने वाले हैं एफ
ई लेने वाले साहब, ठीक है। तो ये प्रकाशीय केंद्र है, ये प्रकाशीय केंद्र है, ये मुख्य फोकस बिंदु है इसके बीच में, इस एडेस बीडीएस को, इसको आगे पीछे किसका के ले आते हैं जी, ठीक है। अब देखो साहब आपका ये आपका चित्र मोटा मोटा एकदम कंप्लीट हो चुका है जी। एक चित्र और है आपका, उसको मैं यही बना देता हूं। ये ओडेस है आपका, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये अल्फा है और ये आपका बीटा कोण है जी, ठीक है जी। क्योंकि ये इस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनाया गया कोण है, ये साहब। अब हम देखो पहले यहां पर बनावट लिख दो, मैं पूरे नोट्स के साथ लिखाऊंगा आपको, ठीक है। कोई पीडीएफ की झंझट खत्म, आराम से आप डेली छुट्टियों में भी अगर आप क्लास लेना चाहेंगे, कोई बच्चा अगर तो आराम से उसको पर्टिकुलर पूरे नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। नो टेंशन नो फिगर, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं बनावट। तो देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की में एक अलग अलग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की बेलनाकार नली लेते हैं, जिसमें हाँ जी, ठीक है। मतलब एक सिरो मोटो और एक सिरो पतलो, सीधी सी बात है कि अब देखो दादा इसमें दो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इनमें से कम द्वारक व कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस को वस्तु की ओर रखा जाता है, इसलिए इसे अभिदर्शक लेंस बोलते हैं। अभिदर्शक लेंस कहते हैं, ठीक है। तथा अधिक द्वारक व अधिक फोकस दूरी के उत्तल लेंस को आंख की ओर रखा जाता है, इसलिए इसे अभिनेत्र लेंस कहा। अभिनेत्र लेंस, ओहो यहां पर ओ लिखेंगे आप, ये आएगा यहां पर ना, आई लेंस कहा जाता है। लेंसों को आगे पीछे खिसकाने के लिए दंड चक्रीय व्यवस्था होती है। दंड चक्रीय व्यवस्था होती है, ठीक है। तो ये इसकी ऐसा बनावट आप
क्या है जी? बनावट है, बनावट बनावट। ठीक है। हाँ जी, अब देखो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैंने 72 करने की कोशिश की है। ठीक है, आपको सारा सब कुछ मिलने वाला है। इधर ये आंख है, कोई डरने की जरूरत नहीं है और कुछ नहीं है, और बाकी सारे चित्र एकदम कंप्लीटली क्लियर आ चुके हैं जी। ये देखो थोड़ा सा कटा हुआ है यहाँ पर ना, यहाँ पर आंख है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पर भी और लिखने वाले हम लोग थोड़ा सा। माना कोई सूक्ष्म वस्तु ए बी, माना कोई सूक्ष्म वस्तु ए बी अभिदर्शक लेंस के अभिदर्शक लेंस के अभिदर्शक लेंस के मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र, लेंस के मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के मध्य, मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र। अब मैं आपको तो मुख्य फोकस कौन सा एफ हो, मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो मुख्य फोकस एफ हो वह वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र आएगा 2F हो, यहीं पर ही है आपका C2 वगैरह, तो वक्रता केंद्र 2F हो या C2 जो भी है। ठीक है, ठीक है, वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है, वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश इस लेंस के लिए आभासी बीम की तरह कार्य करता है। अब तो इतना ही लिखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, मैं ऊपर से मिटा देता हूं। ठीक है, इस प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को दंड चक्रीय व्यवस्था के द्वारा हाँ ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। इस प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को यहां लिखेंगे, इस प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को दंड चक्रीय व्यवस्था द्वारा इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, दंड चक्रीय व्यवस्था द्वारा इस प्रकार रखा जाता है, दंड चक्रीय व्यवस्था द्वारा इस प्रकार रखा जाता है कि यह अभिनेत्र लेंस के
कि यह है अभिनेत्र लेंस के प्रकाशीय केंद्र व अभिनेत्र लेंस के प्रकाशीय केंद्र व मुख्य फोकस एफई के मध्य स्थित हो को दंडचक्रीय व्यवस्था द्वारा इस प्रकार रखा जाता है कि यह अभिनेत्र लेंस के प्रकाशीय केंद्र ई व मुख्य फोकस एफ ई के मध्य स्थित हो। ठीक है, यह प्रतिबिंब एडेस विडेस, यह प्रतिबिंब एडेस विडेस अभिनेत्र लेंस के लिए, आभासी बिंब की तरह कार्य करता है। ठीक है, जिसका सीधा आभासी वह बहुत बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है जी। ये भी मिटा देता हूं मैं। ठीक है, अब देखो अब हम निकालेंगे आवर्धन। देखो एम वही बीटा बटे अल्फा, या हम लेंगे टेन बटा बटे टेन अल्फा। यहां ले लेंगे अल्फ कोणों के लिए यह समीकरण नंबर है 1। अब देखो समकोण त्रिभुज ओडेस ए बी में देखो क्या आएगा, टेन अल्फा बराबर क्या है जी, उस छोटे वाले त्रिभुज की बात है, तो क्या आएगा ए बी बटा, माफ कीजिएगा ये स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर है, हमने लिखा नहीं है लो। ठीक है, तो ये क्या आएगा ए बी बटा ओडेस ए। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 है, तो ये समीकरण नंबर 2 है। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज लेंगे हम लोग ई एडेस बीडेस, या ई यहां पर ऐसे लिखेंगे, यहां पर थोड़ा ले लेते हैं। देखिए उसे क्या, देखो चित्र की ज्यामिति से या चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज ई ए डबल डैश व त्रिभुज ई ए डैश बी डैश स्पष्ट है कि त्रिभुज ई ए डबल डैश बी डबल डैश समरूप त्रिभुज ई ए डैश बी डैश बी डैश। ठीक है, और अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है जी। तो हम क्या लिखने वाले हैं, तो यहां पर देखिए चलिए एडेस, या यूं एक मिनट इसको थोड़ा यूं लिख देते हैं कि त्रिभुज ई एडेस बीडेस समरूप त्रिभुज ई ए डबल डैश
बी डबल एस, ठीक है। अतः ए डेस बी डेस बटा क्या आएगा, ए डबल डेस बी डबल डेस बराबर है ई ए डेस बटा ई ए डबल डेस, ठीक है। इसको भी हम समीकरण 3 लगा देते हैं। अब देखो, हाँ जी, तो त्रिभुज लेते हैं हम लोग, दो त्रिभुज और ले लेते हैं। तो यहां से ये हो गया ना, उससे क्या फर्क पड़ने वाला, वैसे कोई ज्यादा फटने वाला है। देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई ए डेस बी डेस में टेन बीटा बराबर है लंब, तो लंब क्या आएगा जी, ए डेस बी डेस बटा आपका आएगा ई ए डेस, ई ए डेस, ठीक है। अब देखो ये लगा देते हैं समीकरण नंबर, इसकी मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, खत्म है एकदम बिल्कुल ये, ठीक है ना, इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। तो यही से कर लेते हैं स्टार्ट। हमने बता दिया, हालांकि मैं आपको बताऊं कि त्रिभुज ई ए डेस बी डेस और त्रिभुज ई ए डबल डेस बी डेस दोनों समरूप हैं। समरूप क्यों मैं बता दूं, ए तो कॉमन कोण है और दूसरी बात ये दोनों का 90 डिग्री है, तो ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप है। अब देखो यहां पर देखो, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ई ए डेस बी डेस में, तो में हाँ, तो टेन बीटा बराबर लंब, तो ये आएगा ए डेस बी डेस बटा ई ए डेस, ये समीकरण नंबर है 3। तो समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रख देते, तो समीकरण 1, 2 व 3 से, तो देखिए तो क्या आएगा, m बराबर, तो टेन बीटा की वैल्यू ये रही, तो क्या है आपका ए डेस बी डेस बटा ई ए डेस इंटू ये टेन अल्फा के रखेंगे, तो ये आएगा ओ डेस ए बटा ए बी, ठीक है, या m बराबर, देखिए ए डेस बी डेस बटा ये ए बी नीचे ले लेते हैं, इंटू ये रखते हैं ओ डेस ए बटा ई ए डेस, ये आ चुका साहब आपका, ठीक है। ओ ठीक है जी। अब देखो चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, तो चिन्ह परिपाटी में देखो ए डेस बी डेस, ओहो चिन्ह परिपाटी नहीं आएगी भाई, अभी बहुत थोड़ा और करना पड़ेगा, ये समीकरण में लगा देते हैं आप लोग, ये 4। अब देखो हमारे पास ए डेस बी डेस ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, एक तो त्रिभुज लेंगे ओ ए डेस बी डेस। अब देखो अब त्रिभुज ओ ए डेस बी डेस व त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में, तो कोण ओ नहीं ए डेस ओ बी डेस बराबर कोण ए ओ बी, चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है, विमुख कोण है, ठीक है। फिर देखो कोण ओ ए डेस बी डेस बराबर कोण ओ ए बी प्रत्येक 90 डिग्री का है, ठीक है। देख तो लेता हूं कहीं कट तो नहीं रहा है, ओ कटने वाला ही था कि हमने इसको देख लिया, ऊपर लिख देते, ऊपर से आप थोड़ा मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें आप। ओ अच्छा वापिस लिख देंगे इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपका आवर्धनित है, ठीक है, तो ये आएगा बीटा बाई अल्फा, ठीक है जी। अब देखो ये आ गया ओ ए डेस, तो देखिए ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ओ ए डेस बी डेस समरूप त्रिभुज ओ ए बी, ठीक है। तो देखिए अगर दो
या अतः लगा दें, अतः ए डैश बी डैश बटा क्या है जी, ए बी बराबर आएगा ओ ए डैश बटा ओ ए। इसको लगा देते हैं समीकरण नंबर 5। तो यहां लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से। तो 4 और 5 से क्या है, देखो ए डैश बी डैश ए बी की जगह हम क्या लिखेंगे, होने वाले ओ डैश ये। तो देखो m बराबर ए डैश बी डैश ए बी की जगह क्या लिखेंगे, ओ ए डैश बटा ओ ए इंटू ये है आपका ओ डैश ए बटा ई ए डैश। ठीक है जी। अब देखो इसका आप स्क्रीनशॉट ले, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा हमारे को मजबूरन। ठीक है, अब देखिए आप आ गया चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से देखो ओ ए डैश तो देखिए आइए ओ से ए डैश, सॉरी ओ से ए डैश। तो ओ देखो प्रकाश किरणों की हम दिशा में चल रहे हैं, तो वीओ क्या आने वाला है, पॉजिटिव, तो ये आएगा वीओ। फिर है ओ डैश ए, ओ डैश ए ये रहा ओ डैश ए, तो विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा, तो माइनस का डी। ठीक है, फिर क्या हमारे पास ओ ए देखो ये तो रहा और ये रहा ए, तो विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा, तो ये दूरी है माइनस की यूओ। फिर है हमारे पास ई ए डैश देखो ई ए डैश, ये दूरी है हमारे पास यू ई माइनस की। ठीक है, ये सारा यहां रख देते हैं। तो देखिए एम बराबर कितना आने वाला है, तो एम बराबर आएगा ओ ए डैश, तो ये आएगा वी ओ बट्टे ओ ए माइनस का यू इंटू ओ डैश ए, ये आएगा माइनस का डी बटा ई ए डैश, ये माइनस का यू ई है, ए की बात कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये आ गया। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, तो ये आपका साथ सूत्र आ गया कंप्लीटली। ठीक है, ये है आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र, माइनस का वी ओ बटा यू ओ इंटू डी बाई यू। ठीक है, अब देखिए आप, अब हमारे पास चलेंगे केसेस। ठीक है, केस फर्स्ट सेकंड वही। तो आइए देखिए, ये कॉमन सूत्र है आपका। ठीक है, तो केस पहला, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने, तब देखो v बराबर क्या आएगा, माइनस का सॉरी v e बराबर आएगा माइनस का d, u e बराबर आएगा, या u बराबर कर लेते हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, थोड़ा इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, v बराबर आएगा माइनस का d, u बराबर आएगा माइनस का u e, एंड f बराबर क्या आएगा f e। ठीक है, अब हो सकता है किसी को बच्चों को सर ये क्या लिखा आपने, देखो उत्तल लेंस है दोनों में, तो उत्तल लेंस की फोकस तो पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है ना, अब u है तो u तो नेगेटिव रखा जाएगा, और ये अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की, तो ये माइनस का डी हो जाएगा। तो लेंस सूत्र से तो क्या है, 1 बटा एफ बराबर है 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू, तो ये आएगा 1 बटा एफ ई बराबर 1 बटा वी, तो ये आएगा माइनस का डी माइनस 1 बटा यू आएगा, तो माइनस का यू ही, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। अब देखो 1 बटा एफ ही बराबर, तो ये आएगा माइनस का 1 बटा डी प्लस 1 बटा यू ही। ठीक है, अब देखो यहां पर डी है ना भाई, इसको यू ही ले लेते हैं। ठीक है जी, ये ले लेते हैं। अब देखो पूरी समीकरण को डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी बटा एफ ही बराबर ये आएगा डी बटे डी प्लस ये आएगा डी बटे यू ही। इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू तो डी बटा डी है, तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो इसको इधर ले आओ, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या रह गया डी बटे यू ही बराबर, तो क्या रह गया 1 प्लस डी बटा एफ। ठीक है, तो ये समीकरण लास्ट के दिए थे 5, ये आपका 6। ठीक है, तो उपरोक्त मान
उपरोक्त मान समीकरण 6 में रखने पर, ठीक है, तो रख देते हैं साहब। तो इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है, इनको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है इनका। हाँ जी, तो देखो ये डी बाई यू यहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो देखो एम बराबर कितना आने वाला है, तो माइनस का वी बटा यू, और ये देखो डी बाई यू की जगह क्या रहेगा 1 प्लस, तो 1 प्लस डी बटा एफ ई। तो ये आ गया साहब आपका आवर्धन का सूत्र, ये आ गया साहब, ठीक है, ये आवर्धन का सूत्र आ गया, ठीक है जी। अब केस नंबर 2 है आपका, केस नंबर 2 है। क्लास तो बड़ी हो चुकी है, लेकिन 2-4 मिनट और ले लेते हैं, मात्र इतनी लेंगे, ज्यादा नहीं लेने वाले, ठीक है जी। तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं यही मैं देता हूं। हाँ जी, तो देखो केस नंबर 2, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तब v बराबर क्या आएगा, ये इनफाइनाइट, u बराबर माइनस का यूई, एंड f बराबर क्या आएगा एफ ई। तो देखिए लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से 1 बटा एफ बराबर है 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू, 1 बटा एफ ही बराबर 1 बटा वी कितना 1 बटा इनफाइनाइट माइनस 1 बटा, ये 1 बटा यू की जगह क्या आएगा, तो ये माइनस का यूई माइनस माइनस प्लस 1 बटा एफ ही बराबर क्या आएगा, ये तो हो गया 0, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई पूरी, ये क्या रहेगा 1 बटा यूई, डी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, डी सिंप्लाइज, तो डी बटे एफ ही बराबर क्या आएगा डी बाई यूई, ये आ गया। ये डी बाई यूई के मान समीकरण 6 में रख देते, ठीक है, तो इसको तो हटा देते, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हो गया पिछले वाला का है, ठीक है जी। तो देखिए, हाँ, तो डी बाई यू का मान यहां रख देते हैं, तो देखो उपरोक्त मान समीकरण 6 में रखने पर, तो देखो एम बराबर क्या आने वाला है, तो माइनस का वी बाई यू, हाँ एक चीज और है, वो भी करवाएंगे, तो एम बराबर क्या आ गया जी आपका, ये माइनस का वी बाई वी नोट बटे यू नोट, और यह आएगा डी बटे एफ ई, डी बटे एफ ई, ये आ गया साहब इस सेकंड केस में आवर्धन क्षमता का सूत्र। इसको समीकरण उसको 7 लगा देते हैं, ये समीकरण है, ये देखो 7 वाला समीकरण ये तो है आपका, यानी फर्स्ट केस वाला, तो माइनस का वी नोट बटे यू नोट 1 प्लस डी बटा यूई, ये सॉरी एफ है, तो ये समीकरण लगा देते हैं हम लोग 7, एंड ये समीकरण नंबर है 8, ठीक है। अब देखो साहब अलग अलग ये दोनों केसेस में सूत्र आ गए आवर्धन के, अब हम निकालेंगे अलग इन दोनों केसों में नली की लंबाई, नली की लंबाई, तो देखो इसको हटा देता हूं मैं, इसका कोई स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसको, हाँ जी। देखो फर्स्ट केस में, केस एक मिनट, केस फर्स्ट में नली की लंबाई, तो नली की लंबाई देखो, नली की लंबाई को एल से लिखा जाता है। अब मैं आपको बताऊं पहला कैसे, तो क्या कह रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है, तो नली की लंबाई का मतलब क्या है कि इस लेंस से लेकर इस लेंस के बीच की दूरी, ठीक है। तो पहले तो आपकी क्या होगी, यहां से देखो ये एडेस बीडेस बना होता है, वी नोट ये फिक्स रहने वाला है, तो हिलने वाला है नहीं, ठीक है। अब इसके द्वारा कितना बनने वाला, अंतिम स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर, भाई इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो कितना आने वाला है, ये वी नोट तो है ही है, इसमें तो कोई मीन वे की नहीं है, ठीक है। अब हाँ तो हाँ तो क्या, एक मिनट,
हाँ जी, तो देखिए पहला केस है, उसमें जब स्पर्श नहीं न्यूनतम दूरी पर अंदर है तो एल बराबर देखो क्या आने वाला है, एक तो वी नॉट प्लस और ये बनेगा आपका यूई, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, ये आ गया आपका यूई। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर ये मापांक इसलिए लिखे कि यहां पर ये हो सकता है कि माइनस के प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये प्लस में रखा जाएगा, यानी ये वी नॉट और यूई ये जो भी वैल्यू रखे जाएंगे नली की लंबाई इसको ये ऐसे रखेंगे, इसको पक्षांतर के द्वारा आप माइनस कर सकते हैं, न कि चिन्ह परिपाटी के द्वारा। फिर है केस सेकंड, केस सेकंड में नली की लंबाई, नली की लंबाई तो एल बराबर क्या आने वाला, ये वी नॉट तो है ही है, प्लस यूई की जगह क्या आ गया जी आपका एक एफ ई और आ चुका है जी एफ ई, ये भी आपका आने वाला है। तो दोनों स्थिति में नली की लंबाई एक तो वी नॉट प्लस यूई, एक है वी नॉट प्लस एफ ई, ठीक है। तो ये आपका हो गया जी कंप्लीटली, ठीक है। हाँ तो देखिए साहब, तो पहले स्थिति में तो ये अपने आप ही हो गया, ठीक है, कि नली की लंबाई क्या आएगी, एक तो वी नॉट प्लस ये देखो पहली स्थिति में क्या है, जब फर्स्ट स्थिति है जब इस पर न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो उसमें तो ये वी तो है ही है इतना और इसके द्वारा स्पर्श बन जाएगा, तो ये यूई पे रखा हुआ है, कहीं बन सकते हैं, कोई मतलब नहीं हमारे को। हाँ अब दूसरा केस है कि जब अंतिम प्रतिमा अनंत पर बने, तो अनंत पर कब बनेगा कि जब एडेस बीडेस मुख्य फोक्स पर स्थित हो, मतलब इसके मुख्य फोक्स यानी एफ ई पर स्थित हो, ठीक है। तो एफ ई क्या तो इसके ये फोक्स बिंदु है तो इसकी फोक्स दूरी हो जाएगी एफ ई, तो एक तो एफ ई हो जाएगी, ये आपका वी नॉट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए इतना ही, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही है, क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है माफ कीजिएगा, लेकिन टॉपिक पूरा करना कंप्लीट था, जरूरी था, ठीक है। कोई ज्यादा लंबी तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे देखा जाए तो लंबी हो चुकी है, लेकिन ये आपको नोट्स अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, कंप्लीटली आपको नोट्स मिलेगा इसमें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन घंटी भी जरूर दबाएं, ताकि हर जो नई क्लास आपकी वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप आराम से पढ़े उसको, ठीक है। वीडियो की थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट लें या फिर साथ साथ नोट्स कंप्लीट लें, न्यूमेरिकली के लिए अलग क्लास से बनाई हुई है तो वो भी आप कर लेंगे, ये मात्र 2 क्लासों का हो रहा है, उसके बाद ये कंप्लीटली हो गया जी आपका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चित्र की प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तब जाके आपको मिलने वाला है, ठीक है जी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।